गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूनियन कैबिनेट डिसीजंस। तो रिसेंटली आपको पता है कि यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिए हैं। तो उनमें जो है, जैसे पहला आपका डिसीजन है सबसे इम्पॉर्टेंट, पीएम ई बस सेवा। तो ये पीएम ई बस सेवा में ग्रीन मोबिलिटी को एनहेंस करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है। और एक्सेसरी सिस्टम्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स जिस भी व्हीकल में एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पावर होते हैं उनको हम ई बस कहते हैं। अब इस स्कीम के तहत 169 सिटीज़ में 10,000 ई बसेस डिप्लॉय की जाएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। और बाकी की 181 अदर सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपग्रेड किया जाएगा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स के अंदर। ठीक है। सिटीज़ जिनमें पॉपुलेशन 3 लाख और अबव है उनको जो है कवर किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। और जो इतनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं की, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और हिल स्टेट्स की, उनको भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। जो स्टेट्स और सिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगी इन बस सर्विसेज को चलाने के लिए और पेमेंट करने के लिए बस ऑपरेटर्स को। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाकी की जो सब्सिडीज़ होती हैं जो ऊपर मेंशन की गई हैं, डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो है बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सब स्टेशंस बनाना, ये सब जो सब्सिडीज़ जो हैं, जो है ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाले है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पीएम विश्वकर्मा स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा स्कीम को भी जो है अप्रूव किया है, जिसमें सब्सिडाइज लोन्स मिलेंगे ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को, जैसे कि वीवर्स, गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, लॉन्ड्री वर्कर्स और बार्बर्स। पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी मिलेगा उन्हें और एक आईडी कार्ड भी मिलेगा। अब इन क्राफ्ट्समैन को 1 लाख रुपए तक का जो है फर्स्ट ट्रांश लोन मिलेगा। उसके बाद जो सेकेंड ट्रांश होगा वो 2 लाख रुपए तक का होगा। और उनको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर ये लोन दिया जाएगा 5% पर। ठीक है। उनको ऑफ कोर्स स्किल अपग्रेडेशन, इंसेंटिव उनके टूल किट बनाने के लिए, और डिजिटल ट्रांजैक्शन और मार्केटिंग सपोर्ट भी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इन बेनिफिशरीज को 15,000 रुपये तक जो है मॉडर्न टूल्स बाय करने के लिए भी दिए जाएंगे। ठीक है। बाकी के डिसीजंस भी देख लेते हैं हम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसमें आईटी प्रोफेशनल्स की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के प्रोविजंस भी डाले गए हैं। भाषिणी जो पोर्टल है जिसमें कि ट्रांसलेशन की जाती है, ट्रांसलेशन टूल है एआई ट्रांसलेशन टूल, इसको 22 शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस में भी जो है वो रोल आउट किया जा रहा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर 18 मोर सुपर कंप्यूटर्स जो हैं, आई एम सॉरी, 9 मोर सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे। डिजी लॉकर को एक्सपैंड करके एमएसएमई सर्विसेज के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ और एक इंडस्ट्री पार्टनर कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर ये ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। अब ये डीप या इमर्जिंग ग्राफीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम को नर्चर करने के लिए प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, ताकि जो ग्राफीन की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कमर्शलाइज किया जा सके लार्ज स्केल पर। ठीक है। तो ग्राफीन क्या है? ये आपके ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योर कार्बन का बनता है, वर्ल्ड का थिनेस्ट मटेरियल है, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, बहुत ही कंडक्टिव मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी को ये इवन कॉपर से ज़्यादा बेटर कंडक्ट कर लेता है। 200 गुना स्ट्रॉन्ग होता है स्टील से, लेकिन उससे ही 6 टाइम्स लाइटर भी होता है। परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है और ये लगभग 2% ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये गैसेस जो है उनको नहीं आने देता है, मतलब इम्परमिएबल होता है गैसेस को। इवन हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस भी इसको परमिएट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समुद्र ऐप। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकॉइस जो है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उन्होंने समुद्र ऐप निकाली है सी फेयरर्स के लिए, फिशिंग कम्युनिटी के लिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देगी ऑल ओशन रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड, और ये सेफ्टी और जो है फिशिंग ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस करेगी। ओशन एक्टिविटीज़ को कैटलाइज करने के लिए जो है सस्टेनेबल ओशन एक्टिविटीज़ को ये ऐप हेल्प करने वाली है। रियल टाइम अपडेट्स देती रहेगी, क्रिटिकल अलर्ट्स देगी ओशनिक डिजास्टर्स के ऊपर। फिशिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये। और इनकॉइस क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। बेस्ट पॉसिबल ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज ये सोसाइटी को देने का काम करती है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ए हेल्प प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है, उन्होंने एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो गुजरात में भी लॉन्च कर दिया है। तो ये ए हेल्प प्रोग्राम क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें कम्युनिटी बेस्ड विमेन एक्टिविस्ट जो हैं वो वेटेरिनियंस को जो है लोकल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइफ स्टॉक फार्मर्स को। ठीक है, तो कई तरह की स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने में ये हेल्प करते हैं, और ये फार्मर्स को ग्रास रूट लेवल पर जो है ये इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो खासकर जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसके थ्रू जो है कई तरह की इन्फेक्शियस डिसीजेस एनिमल्स में बचाने का काम भी किया जाता है, और टैगिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल इंश्योरेंस, ये सारी भी जो है वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये एजेंट्स, जो विमेन एजेंट्स हैं, खासकर विमेन एक्टिविस्ट, ये दे रही हैं कम्युनिटी लेवल पर। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये इंडिजिनस बोविन ब्रीड्स को जो है कंजर्व करने का, डेवलप करने का एक प्रोग्राम है। 2014 से चल रहा है प्रोग्राम। इसमें जो है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, बोविन्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स को ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज को एनहेंस करना, इंडिजिनस कैटल और बफेलो रेयरिंग और कंजर्वेशन करना, ये सारा इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीपी ग्राम्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस जो है, उन्होंने सेंट्रलाइज पब्लिक गवर्नेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की 12th मंथली रिपोर्ट जो है वो स्टेट्स के लिए इशू की है जुलाई 2023 में, जुलाई 2023 की। तब इसमें कहा गया है कि जो DARPG है, उन्होंने बाशिनी पोर्टल जो कि ट्रांसलेशन टूल है, वो CP ग्राम्स में जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस को जो है ट्रांसलेट करके देख सकें और उसको इंग्लिश में पढ़ सकें, और जब वो रिप्लाई करेंगे फाइनल रिप्लाई, तो इंग्लिश में और जो है ट्रांसलेटेड लैंग्वेज दोनों में ही जो है वो रिप्लाई चला जाएगा अथॉरिटीज़ को भी और जो है सिटीजन्स को भी। ठीक है, अब ये CP ग्राम्स क्या है? ये NIC ने डेवलप किया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का ही जो है एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि ग्रीवेंसेस सबमिट की जा सकती हैं कंसर्न सिटीजन्स द्वारा कभी भी और किसी भी टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंदर लगभग 41 MSMEs और 20 स्टार्टअप्स को अभी तक सपोर्ट मिल चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम क्या है? सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ही पार्ट है। इसको DRDO एग्जीक्यूट कर रहा है, ताकि जो है ट्राई सर्विसेज, डिफेंस प्रोडक्शन और DRDO की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही प्रोजेक्ट है। इसमें जो है पब्लिक या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, खासकर MSMEs को जो है एनकरेज किया जा रहा है कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है डिफेंस एप्लीकेशन के लिए उसको बनाने में हेल्प करें। तो इंडिजिनस डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है इसमें, और MSMEs और स्टार्टअप्स द्वारा। एलिजिबिलिटी क्या है? MSMEs या स्टार्टअप्स या इवन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, ये ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें 49% या उससे कम होनी चाहिए। फंडिंग सपोर्ट कितना मिलता है? 10 करोड़ तक का जो है फंडिंग सपोर्ट मिल सकता है, और 90% ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट तक की फंडिंग मिल सकती है। इवन इंडस्ट्री को अलाउ किया गया कि वो अकेडमिया के भी जो है वो कोलैबोरेशन करवा सकते हैं, लेकिन 40% से ज़्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो अकेडमिया को नहीं दी जा सकती। ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए जो है ये बेनिफिट्स मिलेंगे, उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट पीरियड जो है वो 2 साल तक का मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Union Cabinet decisions. This topic is important for your governance section. So Union Cabinet has approved a slew of schemes ranging from the PM E-Bus Seva to 7 other multi-tracking projects of Indian Railways.
So first of all, we have to see what is PM E-Bus Seva scheme. So it seeks to enhance green mobility and uh, ensure that e-bus services are there in city bus operations. So any e-bus is basically where propulsion and accessory systems are powered exclusively by electricity source, which is zero emission source. So this scheme will be implemented in two segments. First, in 169 cities, 10,000 e-buses will be deployed using a public-private partnership model, and this under this segment, depot infrastructure will be developed, and new e-buses will be given uh, meter behind the meter power infrastructure like substations will also be provided. In 181 other cities, infrastructure will be upgraded to support the green urban mobility initiatives. Okay, so cities with a population of 3 lakh and above will also be covered under this scheme, including all the state capitals. Including all the capitals of union territories and the northeastern states and hill states. So states or cities, they will be responsible for running the bus services and making payments to the bus operators, and central government will be providing these bus operators by providing subsidies to the extent which has been specified in the scheme. Okay, so what is the PM Vishwakarma scheme? So under this 13,000 crore PM Vishwakarma scheme, subsidized loans to traditional artisans and craftsmen, including weavers, goldsmiths, blacksmiths, laundry workers, and barbers, will be provided, and they will be recognized through PM Vishwakarma certificate and ID card. These craftsmen will be provided with a subsidized loan of 1 lakh rupees in the first tranche and another 2 lakh rupees in the second tranche at a concessional interest rate of 5%. So they will be provided skill upgradation, incentives for toolkits, as well as digital transactions and marketing support. And these beneficiaries will also receive up to 15,000 rupees to buy modern tools. So what are the other decisions which have been taken by the cabinet? Union cabinet has extended the Digital India program by 5 years, and under this program now IT professionals will be reskilled and upskilled. There is also extension of the AI-enabled Bhashini portal, which is a translation tool, and now it will be rolled out in 22 scheduled languages of schedule 8 languages. Under the National Supercomputing Mission, 9 more supercomputers will be deployed, and the DigiLocker initiative will also be expanded to serve the MSME sector. Okay. So the next topic is Graphene Aurora program. This topic is important for your science and tech section. Recently, Ministry of Electronics and Information Technology Secretary has launched this Graphene Aurora program at a function in Makar village of Kochi, Kerala. This program will be implemented by Digital University Kerala with joint funding from the Ministry of Electronics, Government of Kerala, and industry partner Carborundum Private Limited. So basically, this will be an initiative to nurture the deep or emerging graphene technology and innovation systems, and to commercialize developed graphene technologies for scale adoption. Okay, so what is graphene? It is extracted from graphite and it is made up of pure carbon. It is the world's thinnest, strongest, and most conductive material for both electricity and heat. It conducts electricity even better than copper. It is 200 times stronger than steel but 6 times lighter. It is perfectly transparent and it absorbs only 2% of light. Okay. Uh, so it is impermeable to gases. Even those light gases like hydrogen and helium are impermeable to graphene. Okay. So the next topic is Samudra app. This topic is important for your science and tech section. Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, has recently launched this Samudra app for seafarers and fishing community. This will provide comprehensive information on all ocean related services and to help the fishing operations and its safety, of course. So it will catalyze the sustainable oceans activities and provide real-time updates and critical alerts on ocean disasters. So it will be particularly beneficial for the fishing community. Okay, so what is INCOIS? INCOIS is an autonomous body which was formed in 1999 under the Ministry of Earth Sciences, and it is mandated to provide the best possible ocean information and advisory services. Okay, so the next topic is a help program. This topic is important for your
environment section. Recently, Union Minister for Animal Husbandry and Dairying has unveiled this accredited agent for health and extension of livestock production program in the state of Gujarat. So it is an initiative of Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, with the, of course, the Union Ministry of Rural Development. So A-HELP are basically community-based women activists who are assisting the veterinarians in local departmental activities to help livestock farmers. They assist in implementing various schemes also and providing information to the farmers at the grassroots level. So they also prevent various infectious diseases of the animals, and also help in artificial insemination under the Rashtriya Gokul Mission. So what is Rashtriya Gokul Mission? It is it is being implemented for the development and conservation of indigenous bovine breeds since 2014, and the objectives of the scheme are to enhance the productivity of bovines and increase milk production, use high genetic merit bulls for breeding purposes, enhance artificial insemination coverage, and also promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation. So the next topic is CP grams. This topic is important for your governance section. Recently, Department of Administrative Reforms and Public Grievances has released the centralized public grievance redressal and monitoring system 12 monthly report for the month of July. So this DARPG has integrated the AI-based language translation tool Bhashini with the CP Grams portal so that the grievance redressal officers can translate the regional language grievances into English and, of course, reply accordingly to the aggrieved citizen. So, what is CP Grams? CP Grams has been developed by NIC in association with the Directorate of Public Grievances and the Department of Administrative Reforms and Public Grievances. It is a platform where the aggrieved citizens are enabled to submit their grievances from anywhere and anytime. Okay, as per the basis on the basis of the ministries, department, organizations, even to the extent of state governments. So the next topic is Technology Development Fund Scheme. This topic is important for your security section. Minister of State in the Defense Ministry has recently said that Technology Development Fund Scheme has so far supported 41 MSMEs and 20 startups. So this scheme is basically aimed to promote self-reliance in defense technology as part of the Make in India initiative, and it is a program of Ministry of Defense, but it is being executed by DRDO. It encourages participation of public private industries, especially MSMEs, to enhance cutting edge technology capability for defense application. It supports indigenous development of components, products, systems, and technologies by MSMEs and startups. So only those MSMEs and startups which are registered in India, or the public limited company, private limited company, or partnership companies who are registered as per applicable Indian laws, and they are owned and controlled by Indian citizen, and they should have less than 49% foreign investment, they are eligible for it. So what is the kind of funding support which is given? So about 10 crore rupees will be considered for the project cost, and a maximum of 90% of the total project cost can be covered. Okay, involvement of academia is also permitted for the industry, but it should not exceed 40% of the total project cost. Okay, so for whatever project this support is given, the maximum development period shall be 2 years only. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.